हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 14 अक्टूबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, इस वाले वीडियो में हम लोग 12 से 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आज आपकी परीक्षा है तो इन प्रश्नों को जरूर देखकर जाएं। ये 100% रियल क्वेश्चन है। टोटल 80 प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, किसे हाल ही में भारत में जापान का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत में जापान का राजदूत सतोशी सुजुकी को नियुक्त किया गया है। तो जापान की बात हो गई है, तो बात करते हैं जापान की। जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा? तो जापान की मुद्रा है जापानीज येन। तो जापान से रिलेटेड आप लोगों की तीन चीजें क्लियर हुई, प्रधानमंत्री, राजधानी, मुद्रा। क्योंकि आगे भी एग्जाम लगे हुए हैं, हो सकता है कि इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निफ्ट का क्या अर्थ है? भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निफ्ट का क्या अर्थ है? तो निफ्ट का अर्थ होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आपको ध्यान रखना है। निफ्ट का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, या इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण भी कहा जाता है। निफ्ट भारत में बैंक के ग्राहकों को ये सुविधा प्रदान करता है जिससे कि बैंक का ग्राहक बहुत ही सहजता से किसी दूसरे निफ्ट इनवैलिड बैंक खाते को अपनी पूंजी हस्तांतरण कर सकता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है कि अब जो निफ्ट का अर्थ होता है वो क्या होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का की बात हो रही है, तो सरिस्का ये स्थित है राजस्थान में। तो बात हो जाती है सरिस्का की, तो सरिस्का के बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग, ये कहाँ पर स्थित है और कितने वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान के अलवर जिले में 866 वर्ग किलोमीटर में फैले सरिस्का को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला। ये आपको ध्यान रखना है कि 1955 में मिला। और जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो 1978 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। कुछ ही सालों बाद इसे राष्ट्रीय पार्क भी घोषित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी है? तो गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। तो गंडक नदी की बात हो गई है, तो गंडक नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में सालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगर्णी कहते हैं। यूनानी के भूगोलवक्ताओं की ये कोडोचेट्स तथा महाकाव्यों में उल्लेखित सदा नीरा भी यही है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आया था, जैसे कि पंखा हवा से संबंधित है, तो वल्व किससे संबंधित होगा? जाहिर सी बात है, वल्व ये आपकी बल्ब से रोशनी निकलती है, तो बल्ब रोशनी करता है, तो ये बल्ब रोशनी से संबंधित हो जाएगा। ओके। छठा क्वेश्चन, किसे हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है? तो देखिए, हाल ही में भारत का अगला जो थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने को चुना गया है। तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, मनोज मुकुंद नरवाने के बारे में। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जन्म 22 अप्रैल 1960। पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी वर्तमान भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं सुनील खिलनानी। सुनील खिलनानी प्रसिद्ध और प्रभावशाली पुस्तक द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक हैं। वर्तमान में वे किंग्स कॉलेज लंदन के इंडियन इंस्टीट्यूट में अवंता प्रोफेसर और निर्देशक के पद पर कार्यरत हैं।
इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 8वां क्वेश्चन, किसे देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है? किसे देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है? अशोक को देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अशोक का एक सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो था कलिंग का युद्ध। ये कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि कलिंग का अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो आपको ध्यान रखना है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में किया था। अशोक ने अपने सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में खून खराबे के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है अशोक के बारे में। उनके कार्यकाल का सबसे भयानक ये युद्ध था कलिंग का युद्ध। तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 9वां क्वेश्चन, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से देश द्वारा की गई थी? 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। ओके, चलिए, जो आपके 1982 में एशियाई खेल जो हुए थे उनके बारे में जान लेते हैं। 9वें एशियाई खेल 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुए। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको मिल जाती है कि ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पहले खेलों के बाद दूसरी बार दिल्ली ने ये खेल आयोजित किए। ये एशियाई खेल एशियाई ओलंपिक परिषद के नेतृत्व में हुए। एशियाई खेल महासंघ को भंग करके ही एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन हुआ। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को एशियाई खेलों के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है जो आपके 1982 में आयोजित किए गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन था, हाल ही में भारत किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है? हाल ही में पहली बार आईटीबीपी अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है। तो मैट्रिमोनियल पोर्टल ये होता क्या है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी ने अपने अविवाहित, विधवा, विधुर और तलाकशुदा जवान और कर्मियों के लिए जीवन साथी खोजने मदद पहुंचाने के लिए एक मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है। किसी भी अर्धसैनिक बल में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक से जरूर करें आप लोग। अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए प्रतिष्ठित इस बल पर मुख्य रूप से चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। एक अफसर ने बताया कि आईटीबीपी में विभिन्न रैंकों में करीब 25,000 अविवाहित पुरुष और 1,000 महिलाएं हैं। बहुत सारे कर्मी सुदूर क्षेत्रों में तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवार के लिए उपयुक्त जीवन साथी खोजना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हम बस मदद करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जो आपका ये मैट्रिमोनियल पोर्टल होता है ये होता क्या है। जान गए होंगे पूरी बात। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं सीता देवी। ये आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, प्रसिद्ध तंजालिया शाल भारत के किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध तंजालिया शाल भारत किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध तंजालिया शाल गुजरात राज्य से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, पुस्तक इंडिया फॉर ए विलियन रीजन किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक इंडिया फॉर ए विलियन रीजन किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अमित दास गुप्ता के द्वारा। तो अमित दास गुप्ता की बात हो गई तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, अमित दास गुप्ता पूर्व भारतीय राजनयिक और लेखक हैं। 4 जुलाई 2016 को ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने उन्हें अपना प्रथम राष्ट्रीय निर्देशक भारत नियुक्त किया। वे वर्ष 2009 से 2012 तक सिडनी में भारत के महावाणिज्य दूत के पद पर नियुक्त रहे हैं। इसके अलावा वे फिलीपींस में राजदूत तथा जर्मनी, बेल्जियम, नेपाल में विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय में वित्त निर्देशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं और वे मंत्रालय के लोक राजनय विभाग के प्रमुख भी रहे हैं। लेखक की हैसियत से उनकी पुस्तक लेसन्स फ्रॉम रूसलाना एक इन सर्च ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव थिंकिंग सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। तो अमित दास गुप्ता के बारे में इतनी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर में बीसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर में बीसीडी का पूर्ण रूप होता है बाइनरी कोडेड दशमलव। कांची किस वंश की राजधानी थी? कांची किस राज्य की वंश की राजधानी थी? तो कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। तो बात हो गई पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश का जान लीजिए आप लोग। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज्य किया। बौद्ध धर्म इस राजवंश का था।
जिसने ध्यान योग को चीन में फैलाया। ये राजा अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय एल केलकर। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 112वां। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बात हो गई विश्व आर्थिक मंच की, वीईएफ शॉर्ट में। विश्व आर्थिक मंच ने 16 दिसंबर 2019 को अपनी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जारी की। रिपोर्ट का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक कपास के रूप में सेवा करना है। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में 153 देशों की लिंग समानता की दिशा में प्रगति को 4 प्रमुख क्षेत्रों आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर दर्शाया गया है। सो गाइज, विश्व आर्थिक मंच तथा विश्व आर्थिक मंच से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा जरूर देखिए बिना स्किप के। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि कैंसर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो क्या है। कैंसर इंडेक्स में भारत की रैंक है 8वीं। ये आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था करंट अफेयर्स का, क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसने जीता? क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसके द्वारा जीता गया था? दीपिका पादुकोण के द्वारा जीता गया था। देखिए अवार्ड से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो अवार्ड से क्वेश्चन आप लोग देखकर एक बार जरूर जाएं। तीसरा क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत किया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई है 182 एम। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति बनी है किसकी बनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं? स्यूमर क्राई को बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? सो गाइस, ब्लड का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुलकेट झील कहां पर स्थित है? देखिए झीलों से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है तो वो झीलों से संबंधित क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। तो पुलकेट झील ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ये लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? देखिए गाइस, मुख्यमंत्री से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग हर कहने का मतलब है हर स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें याद कर लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय ध्वज ये कब अपनाया गया था? सो गाइस, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 किसे दिया गया? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 अमिताभ बच्चन को दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप देख कर जाएं जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है। अमिताभ बच्चन, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पीएम ऑफ जॉर्डन किसको बोला जाता है? सो गाइस, पीएम ऑफ जॉर्डन उमर रज्जाक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, गंगा का उद्गम स्थल है। सो गाइस, गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल हेल्थ दिवस ये कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है तो वो सभी बच्चे दिवस से संबंधित क्वेश्चन एक बार जरूर देखकर जाएं। इंटरनेशनल हेल्थ दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? सो गाइस, मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। लोहे में जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके भी बता सकते हैं आप लोग। 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का क्या निर्धारण है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 साल। देखिए, झीलों से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो सभी बच्चे झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कल देख कर जाएं, जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है। क्वेश्चन था कि पुलिकेट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकेट झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? सो गाइस, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं मार्कोस टार्जियो। थोड़ा सा अजीब नाम है इनका। विश्व थायराइड दिवस ये कब मनाया जाता है? सो गाइस, विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दिवस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है दिवस का, तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है, दिवस से संबंधित क्वेश्चन जरूर देख कर जाएं आप लोग। और साइंस से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो साइंस से संबंधित भी क्वेश्चन आप देख कर जाएं। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन अगला है, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? प्रमुख देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जरूर देखकर जाएं। मुद्रा और राजधानी, इन सभी को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा यदि आपका कल की डेट में एग्जाम है। तो वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, हड़प नीति को किसके द्वारा लाया गया था? तो हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सो गाइस, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दिवस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन, दिवस से संबंधित, संविधान दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस, संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, कोलकाता में आईएसआई की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में आईएसआई की स्थापना किसने की थी? प्रशांत चंद्र महलोनोविच ने की थी कोलकाता में आईएसआई की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो नेवी की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जी बनी है। एयरफोर्स की बात करते हैं तो एयरफोर्स की पहली महिला पायलट बनी है भावना कांत। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हो सकता है कि कल के एग्जाम में एयरफोर्स से संबंधित पूछ लिया जाए। फिलहाल नेवी की जो पहली महिला पायलट है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, पुस्तक वरुण सुगर के लेखक कौन है? तो पुस्तक वरुण सुगर के लेखक हैं अवनी जोशी। देखिए, पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 से 2, तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है तो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन एक बार जरूर देख लें आप लोग एग्जाम देने से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, सर वेरी फील्ड सोवर्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सर वेरी फील्ड सोवर्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? बेन स्टोक्स को प्रदान किया गया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पंकज आडवाणी ने IBSF यानी कि वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? सो गाइस, पंकज आडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप 23 बार जीती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, साई दीप्ति परिणीति किस खेल से संबंधित है? साई दीप्ति परिणीति किस खेल से संबंधित है? सो गाइस, ये संबंधित है एथलीट्स रनिंग से। साई दीप्ति परिणीति आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख देशों की राजधानी से संबंधित देखिए, और भारत की राजधानी से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है तो प्रमुख देशों की राजधानी और भारत की राजधानी जो भी है वो देखकर जरूर जाएं। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। भारत के लोक नृत्य ये जरूर देख लीजिए आप लोग, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं।
कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो गाइस ये राजस्थान से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कब बना था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस अलाउद्दीन खिलजी 1296 में सुल्तान बना था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किससे मिला? तो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 इन्फोसिस को मिला है। अब हम बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 12 दिवसीय नदी उत्सव ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव का आयोजन किया गया है? ये किस राज्य में किया गया है? असम राज्य में किया गया है। अब बात आ जाती है ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव का। तो ये होता क्या है? असम राज्य में 5 नवंबर से 16 नवंबर तक 12 दिवसीय नदी उत्सव ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव का आयोजन किया गया। और इससे पहले वर्ष 2018 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में तामिरापड़ी के तट पर पुष्करम उत्सव मनाया गया था। पुष्करम उत्सव नदियों का एक उत्सव है जो भारत की 12 महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। निचली दिबांग घाटी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। जिले का मुख्यालय रोइंग। निचली दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी दिशा में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश का 15वां जिला है। इसका मुख्यालय रोइंग में है। इसका नाम दिबांग नदी के नाम पर रखा गया। दिबांग नदी के अलावा यहाँ कई और नदियां हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी उत्तर दिशा में दिबांग घाटी जिला, पूर्व में लोहित और मैकमोहन लाइन, पश्चिम में पूर्वी सियांग और दक्षिण में असम का तिनसुकिया स्थित है। यह हिमालय की तराई में बसा हुआ है और समुद्र तल से 2655 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। निचली दिबांग घाटी बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है। पर्यटक यहाँ पर बर्फ से ढकी चोटियां, उफनती नदियां, गहरी घाटियां और खूबसूरत जंगलों को देख सकते हैं। अपने खूबसूरत जंगलों के लिए यह स्थान जग प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% भाग घने जंगलों से ढका हुआ है। इन जंगलों में पर्यटक अनेक खूबसूरत पेड़ पौधे और जीव जंतु देखे जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ पर कई वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना भी की है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ये स्थित है बेंगलुरु में। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं स्नायु विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु में स्थित है। एशिया से सम्मानित मानसिक संस्थानों में से एक है। नेशनल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो निम्हांस मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र के क्षेत्र में एक बहुकोषीय संस्थान है। दिनांक 27 फरवरी 1974 को पूर्व मानसिक अस्पताल अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के एकीकरण का परिणाम यह संस्थान था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? सो गाइस हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। तो चलिए हीराकुंड बांध के बारे में कुछ जान लेते हैं। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई थी। कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बाईं ओर लामडुंगरी पहाड़ी से लेकर 4.8 किलोमीटर दूरी चंदेली पहाड़ी तक मुख्य बांध है। इसके दोनों तरफ 2 अवलोकन मीनार है, गांधी मीनार व नेहरू मीनार। इसके जलाशय की तट रेखा जो है 639 किलोमीटर लंबी है। इस बांध को बनाने में इस्तेमाल हुए मर्दा कंक्रीट अन्य सामग्री से कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक करीबी 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती थी। हीराकुंड की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस बांध की लंबाई 4801 मीटर है, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है।
इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना। यह बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड परियोजना पर हीराकुंड के अलावा 2 और बांध उपस्थित हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? सो गाइस, ये किया गया था नई दिल्ली में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह पहला राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन था और इसे हर 3 वर्ष पर आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन कीटनाशक प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि समय समय पर लक्ष्य आधारित और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद शुरू किए जा रहे हैं। कीटनाशक के उपयोग के लाभ उनके जोखिमों की तुलना से अधिक हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था जो 1989 में क्रिकेट विश्व कप हुआ था, ये किसके द्वारा जीता गया था? ये जीता गया था वेस्ट इंडीज के द्वारा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका 1979 जो आपका विश्व कप हुआ था, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1979 क्रिकेट विश्व कप आधिकारिक तौर पर प्रूडेंशियल कप क्रिकेट विश्व कप का दूसरा संस्करण था। यह इंग्लैंड में 9 से 23 जून 1979 को आयोजित किया गया। टूर्नामेंट में प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रायोजित किया गया था और इसमें 8 टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक मैच 60 ओवर प्रति टीम का था और पारंपरिक सफेद कपड़ों में और लाल गेंदों के साथ खेला गया था और सारे मैच दिन के दौरान खेले गए थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। सुप्रसिद्ध राजनेता जॉर्ज कैनिंग के तीसरे बेटे लॉर्ड कैनिंग का जन्म 14 दिसंबर 1812 में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पुतनी ईटन और क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड से ली थी। 5 सितंबर 1935 को कार्लोट कैनिंग ने लॉर्ड कैनिंग से शादी की थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया? केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवास। दादरा और नगर हवेली, ये मराठी में हो गया फिलहाल, भारत का एक क्षेत्र है और ये पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था और अब दादरा और नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग हैं। ये दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। हालांकि दादरा, जो कि इस प्रदेश की एक तालुका है, कुछ किलोमीटर दूर गुजरात में स्थित एक विदेशी अंत क्षेत्र है। सिलवासा इस प्रदेश की राजधानी है। यह क्षेत्र दमन से 10 से 30 किलोमीटर दूर है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला देखिए, क्वेश्चन था कि किस खेल के साथ क्रॉक शब्द जुड़ा हुआ है? किस खेल के साथ क्रॉक शब्द जुड़ा हुआ है? बोट रेसिंग। अगला देखिए, क्वेश्चन था कि डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल किस राज्य में शुरू की गई? जो आई हेल्प है, ये जो आपकी पहल है, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? असम राज्य के द्वारा से शुरू की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया किसने द नेम से एक पुस्तक लिखी है? तो द नेम से एक पुस्तक लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने। तो बात आ जाती है द नेम से, इसके बारे में जान लेते हैं। द नेम से एक पुस्तक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है। यह उपन्यास अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिड़ी का पहला उपन्यास था। यह 2003 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये धर्मपाल के द्वारा की गई थी। बात आ जाती है विक्रमशिला की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जग प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय बिहार के भागलपुर जिले का अंचित्रिक गांव वही है जहां विक्रमशिला। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध पंडित अतीश दिनकर यही शिक्षण करते थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। बात आ जाती है घेंगा रोग की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। घेंगा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यह रोग बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता। आयोडीन की कमी से पूर्ति के लिए प्राय आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। 15वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म ये कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, निर्माण 483 ईस्वी पूर्व के ब्राह्मण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था।
अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। चंद्रयान 2 या द्वितीय चंद्रयान, चंद्रयान फर्स्ट के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया। अभियान को GSLV संस्करण 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षायान, एक रोवर एवं एक लैंडर शामिल है। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज में भारतीय समयानुसार 2:43 अपराह्न को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो पोंग बांध के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों की आर्द्र भूमि पर ब्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया, जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया। इसे पोंग जलाशय या पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध 1975 में बनवाया गया था। महाराणा प्रताप के सम्मान में नामित ये जलाशय झील 1572 से 1557 एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है और रामसर सम्मेलन द्वारा भारत में घोषित 25 अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि साइटों में से एक है। जलाशय 24,529 हेक्टेयर और 6,610 एकड़ के एक क्षेत्र तक फैला हुआ है। झीलों का भाग 15,662 हेक्टेयर और 38,700 एकड़ है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाती है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कोहरा किसका उदाहरण है। कोहरा ये किसका उदाहरण है। सो गाइस, कोहरा एरोसोल का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये थे हमारे फर्स्ट शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए थे आज के पेपर के। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कैग कौन नियुक्त करता है। तो कैग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सो गाइस, कैग को बोलते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। संक्षिप्त नाम इसका कैग होता है। भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती हैं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इसमें पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में करीब बात की जाए तो इसमें करीब 48,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है कैग के बारे में। ओके, ट्राई के चेयरमैन का क्या नाम है। तो गाइस, ट्राई के चेयरमैन है PD वघेला। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लघु स्वरूप ट्राई, भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वामित्व नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन जो हुआ था 1997 में भारत सरकार द्वारा किया गया। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 एवं बाद में इस अधिनियम के तहत 2000 संशोधन के द्वारा यथा संशोधित कर दी गई, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूरसंचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना, उन्हें संपोषित करना है जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्त समूह के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था। सो गाइस, रक्त समूह के लिए नोबेल प्राइज कार्ल लैंडस्टेनर को मिला था। तो बात आ गई है कार्ल लैंडस्टेनर की। तो कार्ल लैंडस्टेनर के बारे में जान लेते हैं। तो कार्ल लैंडस्टेनर 14 जून 1868, 26 जून 1943 ऑस्ट्रेलिया के एक जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे। सन 1900 में उन्होंने रक्त के मुख्य समूह की पहचान की। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरबीसी का जीवन काल होता है कुल 120 दिनों का। सती प्रथा का विरोध किसने किया था। सती प्रथा का विरोध विलियम बेंटिंग ने किया था। तो बात आ गई सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा के बारे में कुछ जान लेते हैं।
सती कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयं प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। 1829 में अंग्रेजों द्वारा भारत में इसे गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद यह प्रथा प्राय समाप्त हो गई थी। सो गाइस, सती प्रथा से संबंधित आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो गंगाई कोड़ा चोला का खिताब किसे दिया गया था, ये दिया गया था राजेंद्र चोल फर्स्ट को। तो इसके बाद बता लेते हैं गंगई कोट चोलपुरम तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित एक स्थान है। यह जयमकुंड सोलापुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन काल में यह एक प्रख्यात नगर था। लोक प्रवाद है कि बाणासुर की तपस्या के फलस्वरूप शिव ने यहाँ एक कूप में गंगा बहा दी थी, जिसके कारण यह नाम पड़ा। वस्तु इसे प्रथम राजेंद्र चोल ने बसाया, जो गंगे कोट चौल कहा जाता था। यह चोलकालीन एक विशाल मंदिर के अवशेष हैं। तो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनेगी। तो सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगी। बात आ जाती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। अब आपको कमेंट करके बताना है कि योगी आदित्यनाथ का रियल नेम क्या है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। इस क्वेश्चन से आप लोगों को उत्तर प्रदेश से इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 8वां क्वेश्चन, पेरू की राजधानी क्या है। तो पेरू की राजधानी लीमा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन था बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना किसने की। सो गाइस, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना चोल शासक राजेश्वर ने करवाया था। तो इसके हम जान लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वरम तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरू बेटियार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को मंदिर के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम्पी मंदिर कहाँ पर स्थित है। सो गाइस, हम्पी मंदिर ये कर्नाटक में स्थित है। तो हम्पी मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी पंपा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है और केवल खंडरों के रूप में अवशेष हैं। इन्हें देखने से प्रतीत होता कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के एक विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच में 500 से अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़ चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है हम्पी मंदिर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, अहमद शाह अब्दाली को किसने पराजित किया था। तो अहमद शाह अब्दाली को माधव राव ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपना लोगो हाल ही में बदल दिया है। कर्नाटक सरकार ने अपना लोगो हाल ही में बदल दिया है। बात आती है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, वी.एस. येदियुरप्पा। राजधानी क्या है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। राज्यपाल की बात करते हैं, बिज्जू भाई बाला, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी चीजें आपको कर्नाटक के बारे में पता चल जाती हैं। 13वां क्वेश्चन, सतरिया डांस किस राज्य का नृत्य है। सतरिया डांस असम राज्य का नृत्य है। 2019 आईपीएल का उभरता हुआ बल्लेबाज कौन है। 2019 का आईपीएल का उभरता हुआ बल्लेबाज है शुभमन गिल। तो शुभमन गिल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जन्म इनका है 8 सितंबर 1999। एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। फरवरी 2017 में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय अंडर 19 टीम का ये हिस्सा थे, ठीक है। इन्होंने 25 फरवरी 2017 को 2016 में विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के लिए अपनी लिस्ट ए क्रिकेट की शुरुआत की थी। इन्होंने 2017-18 में रणजी ट्रॉफी में पंजाब के लिए अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच, बाद में उस महीने इन्होंने दूसरे प्रथम श्रेणी मैच में अपना पहला शतक बनाया। दिसंबर 2017 में इन्हें 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय अंडर 11 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, भूटान का राष्ट्रीय गेम क्या है। राष्ट्रीय गेम है तीरंदाजी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ENIAC की फुल फॉर्म क्या है।
इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप। इसे बोलते हैं एनईएक। ग्रुप एक पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह एक पूर्ण ट्यूरिंग वाला डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संगणना की संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए पुनः प्रोग्रामित किया जा सकता था। लास्ट क्वेश्चन हमारा है सबसे ज्यादा ओजोन कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा ओजोन समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।